नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब जो आपका ईवीएस परिवार और सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो आपका टॉपिक है परिवार एवं मित्र, इसके बारे में जानेंगे। आज की आपकी क्लास पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पेपर 1 में ही आपका ईवीएस पूछा जाता है, जो कि आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विषय वस्तु से। आपको यहाँ पे दोनों क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी, पेडागोजी की भी और कंटेंट के विषय वस्तु की भी। आज की आपकी क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास है। सबसे पहले हम सब थ्योरी को समझेंगे, फिर लास्ट में उसी थ्योरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने जो टॉपिक को पढ़ा है उस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से क्लिक करके आप सभी क्लासों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @yes4study1 टाइप करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहां से आप सभी क्लासों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपको इस चैनल पर सीटेट की कंप्लीट तैयारी का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे आप 200 प्लस वीडियो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मिल जाएंगे, जो कि 2011 से लेके अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सब ईवीएस की बात करते हैं। ईवीएस अगर हम सब बात करें तो हम सब एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सब विषय वस्तु के अंतर्गत बात करें, क्योंकि अभी हम सब सबसे पहले कंटेंट को समझेंगे जो 15 नंबर का पूछा जाता है। इसमें थीम होता है और एक मुख्य थीम होता है। काफी बार एग्जामों में यही दिया जाता है कि जो आपका मुख्य थीम के अंतर्गत क्या क्या आता है और उप थीम के अंतर्गत आपको क्या क्या आता है। मुख्य थीम में परिवार एवं मित्र आते हैं दोस्तों, भोजन आते हैं। इसके बाद अगर हम सब बात करें, आश्रय भी आपका मुख्य ही थीम का पार्ट है। जल हो गया, यात्राएं, हम जो सोचते हैं जो करते हैं, यह आपका मुख्य थीम है। अब देखिए सिलेबस की बात करें, सबसे पहले हम सब सिलेबस को समझ रहे हैं। इस सिलेबस है विषय वस्तु का, जो आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का आता है, उसी का यह सिलेबस है। यह हो गया मुख्य थीम, और जो परिवार मित्र होता है इसी के उप थीम होते हैं, जो कि परिवार मित्र के उप थीम है। कौन कौन से? पहला है आपका संबंध हो गया, दूसरा कार्य एवं खेल हो गया, इसके बाद पौधे हो गए, और आपके दोस्तों हो गए पशुएं। आप यहाँ पे समझ गए होंगे, मुख्य थीम के अंतर्गत हमको इतने टॉपिक को पढ़ना है, उप थीम के अंतर्गत हमको इतने टॉपिक को पढ़ना है। इसी टॉपिक को मिलाकर टोटल 15 क्वेश्चन और 15 नंबर के पूछे जाते हैं आपके ईवीएस में। चलिए हम सब अब परिवार और मित्र के बारे में समझते हैं। परिवार होता कैसे? देखिए परिवार के बारे में एक आप जनरल परिभाषा पता होगा। परिवार जहाँ पे हम सब अपने परिवार के साथ रहते हैं, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, ये सब आपके परिवार होते हैं। लेकिन परिवार की कई परिभाषाएं होती हैं। हम 2 लोग का अगर परिवार है उसे क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग हैं उनको क्या कहेंगे, तो सबका अलग अलग मतलब होता है, उसको हम समझते हैं। करिए परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं, ये तो आपको पता होगा दोस्तों। परिवार को हम सब इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? फैमिली के नाम से जानते हैं। लेकिन यह चीज आप जानिए कि यह किस भाषा से लिया गया है। यह आपका लैटिन भाषा फैमिलस शब्द से बना हुआ है। जो फैमिली शब्द है दोस्तों किस भाषा से बना हुआ है? वो लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से बना हुआ है, जिसका संकुचित और व्यापक दो अर्थ होता है। किसका दोस्तों? फैमिली का। फैमिली लैटिन भाषा का फैमिलस शब्द से बना हुआ, जिसका मतलब होता है क्या? संकुचित और व्यापक, दो अर्थ होता है। अब हम आगे समझते हैं। सबसे पहले संकुचित समझते हैं। संकुचित मीन्स होता क्या है? संकुचित अर्थों में परिवार का तात्पर्य नौकर से होता है, जहां पर बच्चे का पालन पोषण किया जाता है। पालन पोषण करने के लिए नौकर रखा जाता है, वो आपका संकुचित परिवार कहा जाता है। और यह दोस्तों यह केवल लैटिन भाषा तक ही सीमित रहे। क्या आपके यहाँ बच्चे के पालने के लिए कोई नौकर रखा जाता है? आप कहेंगे नहीं। तो फिर यह एक लैटिन भाषा तक ही सीमित था, यह अप्लाई नहीं हुआ। तो संकुचित का मतलब हो गया जब बच्चों के, संकुचित अर्थ मतलब होता है परिवार
सबसे पहले नौकर से होता है, जहाँ पे बच्चे का पालन पोषण के लिए नौकर को रखा जाता है। लेकिन अब हम जब व्यापक की बात करें, तो व्यापक का मतलब जो होता है दोस्तों, वह आपका हो जाता है परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें माता पिता, उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ इत्यादि जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, उसे परिवार कहते हैं। किस अर्थ में? व्यापक अर्थ में। संकुचित का मतलब हमने समझ लिया। संकुचित का मतलब क्या होता है? जहां पर बच्चे के पालने पोसने के लिए नौकर की व्यवस्था की जाती है, वो आपका संकुचित के अंतर्गत आता है। लेकिन व्यापक में जहां पे सभी लोग, बुआ दादा दादी, चाचा चाची, सभी लोग, उनके बच्चे, अविवाहित बच्चे, विवाहित बच्चे, सभी लोग रहते हैं, वो आपका परिवार ही होता है। लेकिन पहले अब कुछ पॉइंट समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। परिवार बालक को सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान करता है। हमने सामाजिकरण की जब क्लास आपको करा रहे थे, तो वहां पे भी बताया था, जो सामाजिकरण की शिक्षा होती है, सबसे अच्छा अगर कहीं पे मिलता है तो आपके परिवार में ही मिलता है। परिवार का मतलब होता है कि परिवार में किससे कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, इसकी जो हमको जानकारी मिलती है, वह हमको परिवार से ही मिलती है। सामाजिकरण की शिक्षा हमको परिवार से मिलती है। और परिवार में बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि जो बालक होता है उसकी पहली माँ कौन क्या होती है? वो उसकी जो पहली गुरु होती है, उसकी पहली जो टीचर होती है, उसकी माँ होती है। और पहला जो पाठशाला होता है, उसका घर होता है। परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। कैसी इकाई है दोस्तों? यह आप नोट करिएगा, जो परिवार होता है वह समाज की प्राथमिक इकाई के अंतर्गत आता है। माइकाइवर पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है, जो इतना छोटा व अस्थायी है कि उसे बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण हो सके। ऐसा किसका मानना था? ऐसा माइकाइवर पेज के मानना था। और ये थोड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने इसे आपके लिए नोट कर दिया, ताकि आप जानते रहिए कि मैकाइवर का जो मानना था, वो मानते थे कि जो परिवार होता है, जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, वही आपका परिवार की परिभाषा ने उन्हें इस प्रकार दिया था। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ में साथ उसके पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम इलियट और मेरेल के अनुसार समझते हैं। परिवार में इनका मानना था कि परिवार में पति पत्नी और बच्चे से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। कैसी इकाई है दोस्तों? एक जैविक सामाजिक इकाई है। विल्स तथा हाइजर के अनुसार इनका मानना था कि परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके सदस्य रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अभी हम कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है, जो मानना है, उसको समझते हैं, लेकिन इसके बाद हम सब अब परिवार के प्रकार के बारे में समझते हैं। परिवार का प्रकार जो होता है कैसा होता है? देखिए, परिवार का प्रकार जो होता है दोस्तों, वह दो प्रकार का होता है। एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकल परिवार। संयुक्त मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त मतलब जहां पे सभी लोग शामिल हो। एकल मतलब जो अकेला हो। देखिए, संयुक्त परिवार के गुण की बात हम सब सबसे पहले समझते हैं। इसके जो लाभ है, हानि है, उसको समझते हैं। संयुक्त परिवार के दोष के बारे में जानेंगे, एकल परिवार के गुण के बारे में जानेंगे, और एकल परिवार के दोष के भी बारे में हम सब जानेंगे। सबसे पहले समझेंगे संयुक्त परिवार क्या होता है। हम सब संयुक्त परिवार के फायदे के बारे में जानेंगे, नुकसान के बारे में जानेंगे। फिर एकल परिवार के हम सब फायदे के बारे में जानेंगे और नुकसान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सब संयुक्त परिवार को शुरू करते हैं। देखिए, संयुक्त परिवार के गुण के बारे में अगर हम सब करें, तो संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग, जिसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, विवाहित अविवाहित बच्चे इत्यादि, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त परिवार कहलाते हैं। संयुक्त परिवार में कौन कौन होता है? माता पिता होते हैं, चाचा चाची होते हैं, जैसे आप हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, विवाहित अविवाहित बच्चे, मतलब सभी लोग रहते हैं साथ में, वो आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। अब आप कहेंगे कि जब संयुक्त परिवार है, उसमें कुछ फायदा होगा और कुछ नुकसान भी होगा, क्योंकि दोस्तों बड़ी फैमिली है, खाने में समस्या, बनाने में समस्या, लेकिन बहुत जगह फायदा भी होता है संयुक्त परिवार का। हम दोस्त समझते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्र विकास के समुचित अवसर उपलब्ध नहीं होते। जैसे आपका परिवार में 10 लोग हैं, अभी आप कुछ करना चाहें, कुछ अपना विकास करना चाहें, सभी को सोचना पड़ता है कि हम अब यह करना चाहते हैं, हो सकता है हम करें, अगले वाले को ना पसंद हो, अगले वाले को बुरा लग जाए,
तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलता है संयुक्त परिवार में। आदमी के खुल के आजाद नहीं हो पाता कि हमको जो करना है हम अपने हिसाब से करें। पारिवारिक कलह या संघर्ष का संभावना ज्यादा होती है। जब लंबी फैमिली होती है तो कलह ज्यादा होता है, झगड़े ज्यादा होते रहते हैं, संघर्ष ज्यादा रहता है। यह संयुक्त परिवार की बात है। आवश्यकता पूरी होती रहने से अधिकांश सदस्यों को आलसी हो जाते हैं। जैसे आपके परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य में 8 सदस्य कमा रहे हैं, लेकिन 2 सदस्य बैठ के खा रहे हैं। उनका मतलब है कि खाना तो मिल रहा है, 8 लोग तो कमा रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे तब भी खाना खाते रहेंगे। ये संयुक्त परिवार के दोष होते हैं। और यह दोष दोस्तों आपके परिवार में, आपके पड़ोस में देखने को आपको जरूर मिला होगा कि अगर 4 लोग हैं, 2 लोग कमाते हैं, 3 लोग कमाते हैं, 1 लोग नहीं कमाते हैं, तब भी उनका परिवार चलता रहता है। अब हम सब एकल परिवार को समझते हैं। देखिए, हम संयुक्त परिवार के और कुछ आपके फायदे भी बताते हैं। जैसे कोई चीज आपदा आ गई आपके ऊपर, अगर आपका एकल परिवार है तो आप हैंडल करने में बहुत समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन संयुक्त परिवार है तो लोग मिलजुल कर साथ दे देते हैं। कोई काम करना हो गया, 10 लोग हैं, 10 लोग मिलकर 5 मिनट में काम खत्म कर दें। अकेले हैं तो आपको 50 मिनट 1 घंटा लग जाएगा। तो इस प्रकार से समस्याएं देखने को मिलती हैं, और फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब हम एकल परिवार की बात करते हैं। एकल परिवार की अगर हम सब बात करें तो जिसमें एकल परिवार, यह एक परिवार का वह प्रकार है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, अगर विवाहित हो गए तो वह एकल परिवार नहीं होगा। जो उनके अविवाहित बच्चे हैं और एक साथ रहते हों, वह उनके एकल परिवार कहा जाता है। बच्चे अविवाहित रहे, चाहे उनके साथ ही रहे, चाहे बाहर ही कहीं रहते हों, लेकिन अविवाहित जब तक रहेंगे वह एकल परिवार में गिने जाते हैं। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि एकल परिवार की परिभाषा क्या होती है, जिसमें माता पिता होते हैं, उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। एकल परिवार के फायदा की हम सब बात करते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध होता है। आदमी जो भी कुछ करना चाहता है खुल के करता है। हमको कोई डिसीजन लेना है, हम अकेले हम वो कर लेंगे, लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं था। इसमें कलह की संभावना कम पाई जाती है। 2 ही लोग हैं, कलह किसमें होगा, कलह की संभावना नहीं होती है। गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है। आपको घर कैसे चलाना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, एकदम स्वतंत्र रहते हैं। पारिवारिक कलह नहीं होता, इसमें पारिवारिक कलह बहुत कम देखने को मिलता है एकल परिवार में। एकल परिवार के दोष को समझते हैं। शिशुओं की देखभाल में समस्या आ जाती है। कोई छोटा बच्चा आपका हो गया तो फिर उसको देखभाल करने में बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में आप आराम से बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। संकट के समय दयनीय स्थिति, कोई आपके ऊपर आपदा आ गई, उस समय आपकी हालत बहुत दिक्कत हो जाता है। देखभाल बच्चों को करना, फिर उससे जो आपकी आपदा आई है उससे निपटना बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। बुजुर्गों को ज्ञान एवं उपदेश का अभाव होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो आपके बच्चे होते हैं उनको जो कहानी किसी के जरिए शिक्षा दी जाती है, जो बुजुर्ग होते हैं जो बताते हैं, उसका अभाव रहता है, वो चीज नहीं हो पाता। अब हम परिवार के कार्य के समझते हैं। किसके अनुसार, मैकाइवर वेस के अनुसार परिवार के कार्य क्या क्या होते हैं। अब कुछ कार्य होते हैं आवश्यक कार्य होते हैं, जो करना ही चाहिए परिवार को, एक परिवार के। कुछ कार्य होते हैं जो अनावश्यक कार्य होते हैं, आपको जरूरी नहीं कि आप करें ही। अगर आपका बजट है तो आप कर सकते हैं, नहीं बजट है फिर आप मत करिए। आवश्यक कार्य में हम सब बात करें शैक्षिक व्यवस्था, बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था, यह आवश्यक कार्य है। परिवार के कार्य में आवश्यक कार्य है, आपको अपने बच्चे को पढ़ने की उचित व्यवस्था करना चाहिए, उसे लेखन सामग्री उपलब्ध कराएं, और उसके साथ ही साथ जो आने जाने की व्यवस्था कराएं, कपड़े की व्यवस्था कराएं। इसके बाद आर्थिक व्यवस्था, वही कपड़े ओढ़ने की व्यवस्था कराएं, आने जाने के भाड़े की व्यवस्था कराएं, यह एक परिवार के आवश्यक कार्य होता है। लैंगिक व्यवस्था, लैंगिक व्यवस्था मतलब शादी विवाह की व्यवस्था कराएं, जिसमें एक सही उम्र में एक सही तरीके से बच्चे का विवाह कराने की व्यवस्था, यह सब आवश्यक कार्य होते हैं। इसके बाद अनावश्यक कार्य में अगर हम सब बात करें तो इसमें मनोरंजन के साधन की व्यवस्था। अगर आपके पास व्यवस्था हो रहा है, आप बच्चे के मनोरंजन की भी व्यवस्था करा सकते हैं, अनावश्यक कार्य है। जो बजट है तो करा दीजिए, नहीं बजट है तो फिर चलती रहने दीजिए, यह आपका अनावश्यक कार्य हो गया। यहाँ पे आप आवश्यक कार्य समझ गए होंगे, शैक्षिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, लैंगिक व्यवस्था, यह कराना आपका आवश्यक कार्य है। अनावश्यक कार्य मनोरंजन की साधन की व्यवस्था, यह सब आपके अनावश्यक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं आवश्यक कार्य में भी और अनावश्यक कार्य में भी हुए, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कार्य हमारे लिए आवश्यक हो सकता है, कौन कार्य हमारे लिए अनावश्यक हो सकता है।
अब हम समझते हैं आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य से तात्पर्य कि उन कार्यों से होता है जो प्रत्येक परिवार को निश्चित रूप से करना ही होता है, ये आपका आवश्यक कार्य होता है। हम एक एक चीज टॉपिक को समझेंगे अभी। सबसे पहला क्या था दोस्तों? शैक्षिक व्यवस्था। हमारे परिवार में पल बढ़ रहे बालकों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना ही हमारा क्या कहलाता है? शैक्षिक व्यवस्था कहलाता है। यह हो गया आवश्यक कार्य। फिर आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था से तात्पर्य क्या है दोस्तों? प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह परिवार के सदस्यों का पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी, शरीर ढकने के लिए कपड़े और सर के ऊपर छत की व्यवस्था करना, यह आपका आर्थिक व्यवस्था कहलाता है और यह आपका आवश्यक कार्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम समझते हैं लैंगिक व्यवस्था। लैंगिक व्यवस्था मतलब जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह विवाह नामक उत्सव का आयोजन समाज स्वीकृति ढंग से करें, जिससे परिवार के सदस्यों की संख्या में संतुलन बना रहे और समाज के समायोजन स्थिर रहे। इसे लैंगिक व्यवस्था कहते हैं। लैंगिक व्यवस्था से आप समझ गए होंगे कि एक समाज के ढंग से बच्चे की शादी विवाह करना। अनावश्यक कार्य की अगर हम सब बात करें, अनावश्यक कार्य वह होता है, मैकाइवर में पेज ने बताया कि परिवार मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कर पाता है, अतः इसे अनावश्यक कार्य में वर्गीकृत किया गया है। मनोरंजन के लिए जो व्यवस्थाएं करना अनावश्यक है। अब अगर बजट है तो आप करिए, नहीं बजट है तो फिर मत करिए। यह पारिवारिक वृक्ष है दोस्तों, जिसे हम फैमिली ट्री के नाम से जानते हैं। परिवार को वृक्ष के बाहर दर्शाना ही पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। आप यहाँ पे देखते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मदर, फिर मदर, अंकल, आंटी, फिर सिस्टर, ब्रदर, मी, कजन, कजन, यह सब आपके पारिवारिक वृक्ष कहे जाते हैं। अब हम परिवार को समझ लिए, अब हम मित्र को समझते हैं। मित्र क्या होते हैं? जो बालक के कार्यों में सहयोग करे या बालक के साथ खेल की क्रिया संपादित करता है, वह उसका मित्र कहलाता है। मित्र मतलब क्या होता है? जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ हो, हमारे साथ खड़ा रहे, वही हमारा तो मित्र होता है। यह मित्र की नॉर्मल जो परिभाषा होती है वह है। लेकिन मित्र भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ मित्र बहुत चालाक होते हैं, कुछ मित्र बहुत लॉयल होते हैं। तो उन सब के बारे में आज हम सब चर्चा करेंगे। मित्रों के बीच बनी आपसी संबंध को मित्रता कहते हैं। जब दो लोगों के बीच आपसी जो संबंध बनता है उसी को मित्रता कहते हैं। मित्रों के बीच बने आपसी संबंध को क्या कहते हैं? मित्रता कहते हैं। चलिए हम सब कुछ समझते हैं, मित्रता के प्रकार समझते हैं। मित्रता के 3 प्रकार है दोस्तों। पहली उपयोगिता की मित्रता, दूसरी दोस्तों आनंद की मित्रता, तीसरी जो है सच्ची मित्रता। तीनों को हम सब बहुत विस्तार पूर्वक से समझेंगे, लेकिन आप यहाँ से नाम से भी स्पष्ट हो रहे होंगे कि उपयोगिता की मित्रता से क्या तात्पर्य है, आनंद की मित्रता से क्या तात्पर्य है, सच्ची मित्रता से क्या तात्पर्य है। अगर इसे हम सब समझें दोस्तों, तो अब हम सबसे पहले उपयोगिता की मित्रता की बात करते हैं। जैसे यह वह मित्र का प्रकार है जिसमें बालक सहयोग करने पर, काम आने पर संबंध को बरकरार रखता है और नकारात्मक होने पर उसे समाप्त कर देता है। मतलब यह ऐसा मित्रता के प्रकार है, आप हमारे काम आ रहे हैं, हमारी आपकी मित्रता है, जैसे आप हमारे काम नहीं आएंगे हमारी आपकी मित्रता खत्म हो गई। यह होता उपयोगिता की मित्रता। मतलब समय के हिसाब से मित्र बनाओ, समय खत्म हो गया मित्रता खत्म कर दो। यह आपका उपयोगिता मित्रता कहा जाता है। अब हम समझेंगे आनंद की मित्रता। कैसी मित्रता दोस्तों? आनंद की मित्रता। अगर हम सब आनंद की मित्रता की बात करें तो जो यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक केवल आनंद तक ही अपने आप को सीमित रखता है या संबंध का निर्माण किया रहता है। देखिए, इससे अगर हम आपको उदाहरण के जरिए बताएं तो आप समझ सकते हैं इसको। एक मिनट, हाँ, सच्ची मित्रता है इसके बाद, ठीक है। जैसे आप बस में कहीं सफर कर रहे हैं आपके बगल कोई बैठा है, आप दोनों लोग बात करते रहे, बात होता रहा। अब मान लीजिए आपको इलाहाबाद से बनारस जाना है और उस आदमी को मान लीजिए गाजीपुर तक जाना है। आप दोनों लोग आपस में बात करते रहे, दोनों लोग मित्र बन गए, बहुत अच्छा संबंध हो गए। आप अपनी बातें बता रहे हो, अपनी बातें बता रहा है, बहुत अच्छी मित्रता हो गई। लेकिन जैसे ही आपका बनारस आ गया, आप उतर गए। देखिए, आप मित्र तो बन गए थे,
लेकिन जब तक आप उसके साथ थे तब तक मित्रता थी, लेकिन जैसे ही आपका स्टेशन आ गया, आपको लगा कि अब हमको हमको यहीं उतरना है, आपने तुरंत कहा अब हम चलते हैं मित्र, बस। तो मतलब आपकी मित्रता वहीं खत्म हो गई। अब वो आगे चला गया, आप यहीं तुड़ गए। ये होता है आनंद की मित्रता। यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक केवल आनंद तक ही अपने आप को सीमित रखता है या संबंध निर्माण किया रहता है। आप उसके साथ हैं तब तक मित्र रहे, आप उससे दूर हो गए, आपकी मित्रता खत्म हो गई। यही होता है दोस्तों आनंद की मित्रता। अब हम समझते हैं सच्ची मित्रता। अगर हम सच्ची मित्रता की बात करें तो दोस्तों इसमें आप चित्र देख रहे होंगे, चित्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सच्ची मित्रता का उदाहरण जो दिया जाता है, ऐसी मित्रता होता है जो अपने मित्र का हर समय साथ दे। जैसे यह मित्रता का वह प्रकार है जिससे बालक अपने मित्र पर अटूट विश्वास रखता है। बालक प्रत्येक प्रकार के अनुभवों को साझा भी करता है। सच्ची मित्रता मतलब दोस्तों वह मित्रता होती है जिसमें बालक अपने मित्र के साथ सुख दुख हर समय खड़ा रहता है, वही सच्ची मित्रता कही जाती है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जिससे अटूट विश्वास होता है वह सच्ची मित्रता होती है और अपने सुख दुख को भी साझा करता है। अब हम संबंध को समझते हैं। परिवार एवं मित्र की बात करें तो कुछ संबंध की बात इसमें हम कर लेते हैं। संबंध वह बुनियाद होता है जिसे दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, विवाह के आधार पर, रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संबंध मतलब क्या होता है दोस्तों? कुछ लोग भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कुछ लोग विवाह के आधार पर जुड़े होते हैं, कुछ लोग रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब वो कैसे कैसे जुड़े होते हैं इसकी चर्चा हम सब आगे करते हैं। सबसे पहले संबंध के प्रकार समझते हैं। जैसे संबंध के कितने प्रकार हैं? एक होता है समरक्त संबंध, जिसे भाई भाई, यह समरक्त संबंध है। और विषम वैवाहिक संबंध, या फिर जैसे पति पत्नी। पति पत्नी का तो समरक्त होता नहीं है, लेकिन वह वैवाहिक संबंध के जरिए आपस में शामिल हुए रहते हैं। और समरक्त जैसे भाई भाई, भाई बहन, ये सब समरक्त के संबंध के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाई भाई हो गए और यहाँ पति पत्नी हो गए। यह संबंध के प्रकार आपके वैवाहिक संबंध के प्रकार के हैं जिसमें पति पत्नी आते हैं। अब समरक्त के अंदर समझते हैं, जिसका रक्त एक होता है। जैसे जहां पर संबंध का निर्माण रक्त के आधार पर होता है उसे समरक्त संबंध कहते हैं। जिसे भाई भाई, भाई बहन, ये सब। जैसे पिता बेटा, माँ बेटी, भाई भाई, बहन बहन या भाई भाई। देखिए, पिता बेटा होता है लेकिन पिता माँ नहीं हो सकती। ये चीज जानते रहिए कि आप मम्मी पापा को बोले कि समरक्त है, नहीं। आप आपकी मम्मी आप समरक्त हैं, आपका पापा आप समरक्त हैं, भाई भाई समरक्त हैं, भाई बहन इत्यादि। वैवाहिक संबंध के आधार पर अगर हम सब बात करें तो वैवाहिक संबंध की अगर हम सब बात करें, जिसमें दो या दो से अधिक लोग विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वह वैवाहिक संबंध कहलाता है। आप इसको समझ ही रहे होंगे, जैसे पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, यह सब। हमने यहाँ पे परिवार एवं मित्र के टॉपिक को आज कवर किए। अब हम सब कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। अलका के घर में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा व भाई बहन सब साथ रहते हैं। अलका का परिवार कैसा है? संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है, या फिर दोनों है, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं है? आप कहेंगे जब सभी लोग मिलकर रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कैसा परिवार है? वह आपका संयुक्त परिवार है। निम्न में से कौन निम्न में से किसी परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है? दादा दादी, ससुराल वाले, माता पिता, या फिर मित्र? दोस्तों मित्र को परिवार का सदस्य नहीं माना जाता। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। परिवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। क्या ऐसा है दोस्तों? दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। थर्ड है, केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। या फिर केवल एक आदर्श परिवार विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा कथन सत्य है? डी इज राइट आंसर। किस प्रकार का परिवार एक महिला को
एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की अनुमति देता है। कैसा परिवार? विस्तारित परिवार, बहुपत्नी परिवार, एक पत्नी परिवार, बहुपतित परिवार। इसमें जो राइट हो जाएगा बहुपतित परिवार। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है, कौन सी इकाई है दोस्तों? गोत्र है, वंश है, परिवार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें परिवार। सामाजिक संरचना की जो केंद्रीय इकाई है वह क्या है दोस्तों? परिवार इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों परिवार एवं मित्र के टॉपिक को कवर किए। अगर आप इस चैनल पे नए थे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।